क्या आपने आज तक किसी ऐसे शख्स को देखा है जो पहले दो लोगों के बीच झगड़े की आग लगाए, फिर शांति की बातें करे और उसके बाद घूम घूम कर मांग करे कि मुझे शांति के बदले में सम्मान दिया जाए? अगर नहीं तो आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहिए, जिनके ऊपर इस वक्त नोबेल का नशा चढ़ा है, जो दिन रात सोते जागते, उठते बैठते और लिखते बोलते सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो। यही कह रहे हैं वो हर तरफ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस वक्त कुछ इस तरह की हो गई है कि जब जब वो सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, नोबेल की बात करते हैं, जब जब मीडिया के कैमरे वो देखते हैं, नोबेल का नाम लेते ही हैं और उनका एजेंडा एक ही है, मुझे नोबेल दो। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें भी उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र किया और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो खुद अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं ख्वाहिशों ने सोशल मीडिया यूजर्स को एक लंबा चौड़ा मीम मटेरियल दे दिया है, ट्रंप और नोबेल को लेकर एक से एक मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें किसी में ट्रंप को नोबेल के लिए बच्चे के जैसे रोते हुए दिखाया गया है, तो किसी मीम में डोनाल्ड ट्रंप खुद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप इस सम्मान के हकदार हैं? ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स वाले अरमानों का पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन है? ये सब कुछ आज सत्ता की कुंजी में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप का दर्द नोबेल सुनिए। और आइए अब आपको बताते हैं ट्रंप के नोबेल वाले इन अरमानों को किसने परवान चढ़ाया है। तो उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है, लेकिन इस सिफारिश की स्क्रिप्ट असल में अमेरिका में लिखी गई थी। सत्ता में हमने आपको दिखाया था कैसे अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने ट्रंप के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की थी और मुनीर के इस कमिटमेंट को शहबाज को हर हाल में पूरा करना था। अब पाकिस्तान की ओर से एक पोस्ट आया है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश करती है। यह सिफारिश भारत पाकिस्तान संकट के दौरान निर्णायक कूटनीति और अहम नेतृत्व को देखते हुए की जा रही है। वैसे ट्रंप चाहते तो ये सब सीधे शहबाज से करवा सकते थे, क्योंकि औपचारिक रूप से वही पाकिस्तान के पीएम हैं। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि शहबाज मुनीर से पूछे बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने नोबेल वाली ये डील डायरेक्ट मुनीर से ही की थी। और क्योंकि मुनीर इस सिफारिश के लिए अधिकृत नहीं थे, इसीलिए इसमें शहबाज को लाना पड़ा। वैसे आज आप सभी न्यूज मित्रों को डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल ड्रीम्स वाला मॉडल भी देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार को कैसे हासिल करना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में ट्रंप का मॉडल है, पहले दो देशों के बीच में युद्ध की आग लगाओ, युद्ध के नाम पर भर भर हथियार सप्लाई करो, इसके बाद सीज फायर चिल्लाओ और शांति की बातें करो, फिर दुनिया में घूम घूम कर इस शांति का क्रेडिट भी लो और इसके बाद कहो कि मुझे नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। वैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप की शांति का सच भी आइए दिखाते हैं और इसके बाद आप सब लोग खुद ये तय कर सकते हैं कि क्या ट्रंप वाकई नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। पहला सच, रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे लेकर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले से ही बड़ी बड़ी बातें करते रहे, सीज फायर के हवाई फायर करते रहे। लेकिन सच ये है कि रूस की मिसाइलें और ड्रोन्स आज भी यूक्रेन पर उसी तरह गिर रहे हैं। ट्रंप की शांति का दूसरा सच, भारत पाकिस्तान का तनाव है, जिसे लेकर ट्रंप पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है। लेकिन इसका जवाब खुद पीएम मोदी ने दे दिया है, जब फोन कॉल पर उन्होंने ट्रंप से कह दिया कि भारत ने न किसी की मध्यस्थता स्वीकारी है न स्वीकारेगा। और ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स का तीसरा सच है ईरान इजराइल युद्ध, जिसमें ट्रंप की धमकियों का असर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पर रत्ती भर भी नहीं दिख रहा है और इस युद्ध की आग हर दिन के साथ और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इसीलिए ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार वाले अरमानों में मोटी दरारें दिख रही हैं। और तो और जो ट्रंप नोबेल वाले ख्वाब देख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंग में इजराइल जीत रहा है और जीतने वाले देश को कैसे रोका जा सकता है। आज आप ये भी देखिए कि ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार में कितनी दूरी है, यानी दोनों के बीच कितनी बड़ा विरोधाभास है। नोबेल पीस प्राइज राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने वाली शख्सियत को दिया जाता है, लेकिन ट्रंप दो देशों के बीच आग लगाने के एक्सपर्ट हैं और इसका सबूत रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल हैं।
नोबेल पीस प्राइज हथियारों की संख्या कम करने वाले लोगों को दिया जाता है, जबकि ट्रंप का देश अमेरिका युद्ध के बीच भर भर कर हथियार बेचता है। 2024 में भी अमेरिका ने जंग के माहौल में 27 लाख करोड़ के हथियार बेचे और नए समझौते किए। नोबेल शांति पुरस्कार शांति सम्मेलन आयोजित करने वाली शख्सियतों को दिया जाता है, लेकिन ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर का क्रेडिट लेने की जिद करने वाले नेता हैं। और इसका सबूत है भारत पाकिस्तान का तनाव, जिसमें सीज फायर को लेकर वो 17 बार बयान दे चुके हैं। और सोचिए, ऐसे ट्रंप के लिए पाकिस्तान नोबेल शांति सम्मान की सिफारिश कर रहा है, और वो पाकिस्तान जिसके मुंह से शांति की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक अमेरिका में 4 ही राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें पहला नाम थियोडोर रूजवेल्ट का है, जिन्हें वर्ष 1906 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इसके बाद साल 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन को यह सम्मान मिला। फिर साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को इस पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि साल 2009 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। और अब अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनके ये अरमान पूरे होंगे इतना आसान नहीं लगता। अमेरिका के राष्ट्रपति भले ही नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हों, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस वक्त दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध वाली इस अशांति में कहीं ना कहीं अमेरिका शामिल है, कहीं ना कहीं ट्रंप की भूमिका है। चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के समर्थन की बात हो, या फिर इजराइल ईरान युद्ध में इजराइल को मदद करने की बात हो। हथियार वाले व्यापार के चैंपियन और खुद को मिस्टर सीज फायर घोषित करने वाले ट्रंप युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं, जिसका परिणाम आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये पिछले 9 दिनों से चल रहे ईरान और इजराइल युद्ध के वीडियो हैं। आप ये देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों को हिट कर रही हैं, कैसे मल्टी लेयर हाईटेक डिफेंस सिस्टम वाले इजराइल के शहर खंडर की तरह नजर आ रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में ईरान पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले कर रहा है। आपको हम 4 वीडियो के जरिए ये बताते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध कैसे आक्रामक हो रहा है। पहला वीडियो इजराइल के हमले का है। आईडीएफ ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए। इजराइल का दावा है कि इसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल ने ईरान के नए परमाणु प्लांट पर हमला किया है। दूसरा वीडियो भी इजराइल के हमले का है। इजराइल ने खामेनेई को बड़ा झटका देने का दावा किया है। यह दावा किया है कि उसने IRGC के कमांडर को मार गिराया है। अगला वीडियो ईरान के अटैक का है। ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल के शहरों को टारगेट कर रही हैं। ये तेल अवीव पर मिसाइल प्रहार की तस्वीर है। हाइफा में भी ईरान ने बड़ा अटैक किया है। ईरान का दावा है कि उसने हाइफा पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा हाइफा पोर्ट पर पहुंचे। देखिए आप इजराइल के हाइफा पोर्ट से ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, एक के बाद एक लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और वो ठीक हमारे यहाँ पर जब जेरूसलम में हम मौजूद हैं और तब आसमान में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये हालत है यहाँ पर, देखिए कि ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं और वो जेरूसलम के आसमान से होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। जिस वक्त इस जगह पर हमला हुआ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जब हमला हुआ था उस वक्त TV9 की टीम जेरूसलम में मौजूद थी, और उस वक्त TV9 के कैमरे पर हमने उन ईरानी मिसाइलों को रिकॉर्ड किया था जो मिसाइल आकर यहाँ गिरे थे। तो जेरूसलम से होते हुए वो मिसाइल यहाँ तक पहुँचे और फिर सीधे आकर यहाँ पर पिन पॉइंट एक छोटी सी बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली जो छोटी सी बिल्डिंग है उसको हिट करने में उस ईरानी मिसाइल को कामयाबी मिली। ये है हाइफा शहर, और इस हाइफा शहर की ये है वो ऊंची बिल्डिंग। रोहित, जरा इस बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जब कुछ घंटे पहले ईरान के मिसाइल इस ऊंची बिल्डिंग और ये जो क्लॉक टावर के ठीक बीच में जो वो ध्वस्त हुई 2-3 मंजिला इमारत है, जो सरकारी बिल्डिंग है, उसको टारगेट किया गया था। मतलब वो पोर्ट के एकदम करीब में आकर यहाँ पर टारगेट हुआ था।
और यहाँ पर ये है हाइफा शहर, जिसको लेकर लोग जो है सो परिचित हैं, लोग देखना चाहते हैं हाइफा शहर की स्थिति क्या है। इस वक्त TV9 की टीम हाइफा पोर्ट के पास मौजूद है। मैं एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर यहाँ से टॉप एंगल आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, और ताकि आप देख सकें लाइव तस्वीरें इस वक्त हाइफा पोर्ट की। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से जब 3 दिन पहले ये कहा गया था कि उन्होंने अपने मिसाइल हमले में हाइफा पोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, तो वो दावा सही नहीं है। इन सब में लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई डैमेज की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जो एक बड़े से पोर्ट की सभी फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ईरान की तरफ से जो एक सरकारी वीडियो जारी किया गया था उसमें तो यही दिखाया गया था कि ये हाइफा पोर्ट जो है वो जलकर खाक हो गया है। अब तक के युद्ध में आपने यही सुना होगा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों पर हमले किए हैं, लेकिन अब ईरान नए तरीके से अटैक कर रहा है। अब ईरान ड्रोन से इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। आपको बताते हैं कैसे ईरान मिसाइल के साथ साथ अब ड्रोन प्रहार भी कर रहा है और किन किन हथियारों से नुकसान पहुंचा रहा है। मिसाइल की अगर बात करें तो सेजल से ईरान हमले कर रहा है। वहीं ड्रोन की अगर बात करें तो हैसा गाजा 149 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा फतेह मिसाइल है और आरश 1 ड्रोन है। ईरान इमाद मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, साथ में आरश 2 ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कद्र, खैबर, शहाब 3 मिसाइल है और शाहिद ड्रोन है, जो नेतन्याहू की चुनौती को बढ़ा रहे हैं। हालांकि इजराइल बार बार यही कह रहा है कि ईरान उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर अब तक दोनों देशों को हुए नुकसान की बात की जाए तो इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है, ईरान में 639 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में 838 लोग घायल हैं। ईरान में 2 मिलिट्री चीफ, 20 कमांडर मारे जा चुके हैं, ऐसा दावा IDF की ओर से किया जा रहा है। ईरान अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कर चुका है। इजराइल के 40 इलाकों पर हमले कर चुका है। इजराइल में 18,000 इमारतों को मिसाइल से भारी नुकसान हुआ है। 2,000 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, जबकि ईरान के 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जा चुके हैं। 5 न्यूक्लियर साइट तबाह हो चुकी हैं। 120 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको लगे कि ईरान इस युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है तो वो हार मान लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई लगातार इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। इजरायली हमलों से बचने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अभी बंकर में हैं। फिलहाल वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूरी बनाए हुए हैं ताकि उनकी लोकेशन का पता किसी को ना चल पाए। वो सिर्फ भरोसेमंद सहयोगी के जरिए ही बातचीत कर रहे हैं। दरअसल इजराइल लगातार ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के ड्रोन कमांडर अमीनपोर जोतकी की मौत हो चुकी है। एक हफ्ते पहले ही अमीनपोर जोतकी को ड्रोन वाली जिम्मेदारी दी गई थी। ये इजराइल पर कई ड्रोन हमलों में भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इजराइल ने AI की मदद से लोकेशन ट्रेस की, उसके बाद ईरान के ड्रोन कमांडर को मार गिराया। इजराइल ने ईरानी सेना के 3 कमांडर को मारने का दावा किया है। ड्रोन यूनिट, IRGC कुद्स फोर्स, IRGC के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े अधिकारियों को भी मारने का दावा किया गया है। इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच आज ही खामेनेई ने उत्तराधिकारियों के नाम का भी ऐलान किया है। एक नाम है अली रेजा अराफी, ये खामेनेई के करीबियों में शामिल हैं, नई तकनीक अपनाने के हिमायती रहे हैं। दूसरा नाम है अली असगर हिजाजी, ये राजनीतिक सुरक्षा मामलों के मंत्री हैं। इनके पास ईरानी खुफिया विभाग की जिम्मेदारी है। अगला नाम है हासिम हुसैनी बुशहरी, प्रमुख धर्मगुरु के तौर पर इनकी पहचान है। ईरान में विशेषज्ञ सभा के पहले उप प्रधान हैं। एक नाम अली अकबर विलायती का भी है, ये ईरान के पूर्व विदेश मंत्री हैं। अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर बात करने में ये शामिल रह चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है कि उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुज्तबा का नाम नहीं है। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद इनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। इजराइल के साथ युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के परमाणु प्लांट की हो रही है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का दावा किया है। आपको बता दें, 9 दिन की जंग में 2 बार इस्फहान प्लांट पर हमला हो चुका है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ईरान के फोर्डो में IRGC के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का दावा किया गया है। ईरान के फोर्डो परमाणु संवर्धन सुविधा के पास 5.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था।
फोर्डो प्लांट के पास भूकंप पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि तेहरान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ईरानी ब्लॉगर ने IRGC के न्यूक्लियर टेस्ट का दावा किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पिछले 9 दिनों से अलग अलग परमाणु साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन अब तक ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करने में इजराइल कामयाब नहीं हुआ है। फोर्डो जैसे न्यूक्लियर प्लांट जमीन के करीब 250 फीट नीचे बने हैं। ऐसे में उन्हें बिना अमेरिकी मदद के तबाह कर पाना इजराइल के लिए आसान नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वो 2 हफ्ते बाद ही ईरान को लेकर कोई फैसला करेंगे। ऐसे में इजराइल फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के दूसरे विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इजराइल के पूर्व सुरक्षा सलाहकार याकोव अमिद्रोर ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल फोर्डो की तबाही का कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेगा। IDF के पूर्व खुफिया चीफ अमोस यदलिन का भी दावा है कि इजराइल के पास फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की बर्बादी के कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि इजराइल का ऑपरेशन फोर्डो कैसे होगा, इसके क्या विकल्प हो सकते हैं। खबर यह है कि इजराइल फोर्डो की बर्बादी के लिए एक खास कमांडो ऑपरेशन कर सकता है, जिसमें इजरायली कमांडो ईरान में एंट्री करें और फिर ऑपरेशन को अंजाम दें। दूसरा विकल्प साइबर अटैक है। फोर्डो प्लांट पर साइबर हमला कर सेंट्रीफ्यूग को बर्बाद किया जा सकता है। इजराइल पहले भी ऐसा कर सकता है। तीसरा बंकर बस्टर बॉम्ब का है, जिसके लिए उसे अमेरिकी मदद की जरूरत होगी। चौथा विकल्प यह है कि फोर्डो प्लांट की बिजली आपूर्ति को नष्ट किया जाए, लेकिन इससे परमाणु कार्यक्रम को लंबे वक्त तक रोकना मुश्किल होगा। इजराइल का आखिरी और सबसे विध्वंसक विकल्प यह है कि वो इस न्यूक्लियर प्लांट पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करे। इन विकल्पों में से सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है कमांडो ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेशंस में इजराइल को महारत हासिल है। पिछले साल इजराइल ने सीरिया में एक ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम किया था, जब इजरायली वायुसेना के 120 एलीट कमांडो की टीम ने सीरिया में 200 किलोमीटर अंदर घुसकर ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया। ये फैक्ट्री पश्चिमी सीरिया के मस्फया इलाके में पहाड़ को खोदकर कई फीट नीचे बनाई गई थी। इजराइल के कमांडो ने टनल में अंदर जाकर 2.5 घंटे तक विस्फोटक बिछाए और सुरक्षित बाहर निकल गए। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट भी पहाड़ के नीचे कई फीट गहराई में बना है। बताया जा रहा है कि मोसाद के पास प्लांट के लेआउट और सेंट्रीफ्यूग की पूरी जानकारी है, इसीलिए इजरायली कमांडो टीम यहां भी सीरिया जैसा ऑपरेशन कर सकती है। ये कमांडो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर से ईरान में एंट्री कर सकते हैं, जिसके बाद सुरंग या एयर वेंट से फोर्डो प्लांट में कमांडो अंदर जा सकते हैं और फिर विस्फोटक से फोर्डो प्लांट को तबाह किया जा सकता है। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल फाइटर जेट और ड्रोन से निगरानी कर सकता है। अब साइबर अटैक वाले विकल्प की बात भी करते हैं। इस पर इजराइल विचार कर सकता है। 2010 में ईरान के नतांज प्लांट पर इजराइल ने साइबर अटैक किया था। इस स्टक्सनेट साइबर अटैक से नतांज प्लांट को काफी नुकसान हुआ था। प्लांट के करीब 1000 सेंट्रीफ्यूग्स खराब हो गए थे। इजराइल का दावा था कि इस साइबर अटैक ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2 साल पीछे धकेल दिया था। इजराइल बार बार यही कह रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही उसका मकसद है और ऐसा होने तक वो हमले जारी रखेगा। इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अपने दम पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा नहीं लगता। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल कुछ हद तक तो हमले कर सकता है, लेकिन अमेरिकी मदद के बिना बड़े हमले नहीं हो सकते। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। उन्होंने इस मामले को लेकर भारत की कूटनीतिक चुप्पी की आलोचना भी की है। एक अखबार में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि इजराइल की तरफ से ईरान की संप्रभुता पर क्रूर हमला किया गया है। इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार हैं, जबकि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहा है। ये इजराइल का दोहरा मापदंड है। इसी लेख में सोनिया गांधी ने आगे लिखा है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है। ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी ही खुफिया एजेंसियों की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं।
ट्रंप जो खुद कभी ना खत्म होने वाले युद्ध के खिलाफ थे, वो अब 2003 में इराक युद्ध वाली गलती दोहरा रहे हैं। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्ष 1975 में एक फिल्म आई थी, दीवार। इस फिल्म के मुख्य किरदार विजय के हाथ पर लिखा था, मेरा बाप चोर है। अमिताभ बच्चन ने इस किरदार को निभाया था और उस दौर में ये वाक्य पूरे देश की जुबान पर था, बल्कि आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक बार फिर ये शब्द मेरा बाप चोर है काफी चर्चा में है, और इसकी वजह है बिहार की राजनीति। बिहार की राजधानी पटना में आजकल ऐसे ही कुछ पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। इस पोस्टर में आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भैंस पर बैठा हुआ दिखाया गया है और कैप्शन दिया गया है, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया है ये साफ नहीं है। दरअसल इस पोस्टर के पीछे पीएम मोदी की सीवान रैली और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। कल बिहार के सीवान में पीएम मोदी की रैली थी। इस रैली के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकारी खर्चों से, यानी जनता की पॉकेट से प्रधानमंत्री की एक रैली का खर्चा कर विगत चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने बिहार में अधिक रैली एवं जनसभा कर चुके हैं, इसीलिए जनता की जेब से निकला कुल खर्च इतना हो चुका है। इसके आगे उन्होंने और लिखा कि रैलियों के माध्यम से बिहार की जनता का कितना करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनहगार ऊपर से ईमानदार, तारणहार, खेवनहार बनने का नाटक कर रहे हैं। जनता की पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पॉकेट मार कह दिया। इसके बाद राजनीतिक कल एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला तेज हुआ और पटना की सड़कों पर मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो वाला पोस्टर दिखा। बीजेपी तेजस्वी यादव के पॉकेट मार वाले बयान से काफी गुस्से में है। बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो ये तक कह रहे हैं कि जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा हुआ था, वैसा ही कुछ तेजस्वी यादव के साथ भी हो रहा है। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। कि बिहार में चारा की चोरी हुई और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। अब बोलिए कि इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग कोई करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव या लालू यादव की कृपा से बने हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, पोस्टर क्या लगा है, कैसे लगा है, उसके ऊपर भी तो हम सवाल नहीं उठाएंगे, जो कि लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, जिसको जहां पोस्टर लगाना है, जिसको जहां बोलना है। इस वर्ष के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले दीवारें जिंदा हो उठी हैं और भाषण नहीं, पोस्टरों की लड़ाई हो रही है। पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव के खिलाफ मेरा बाप चारा चोर वाले पोस्टर लगे तो एनडीए नेताओं के खिलाफ भी पोस्टर लग रहे हैं। एनडीए विरोधी पोस्टर में लिखा है, पुण्य किए, सेवा किए, तीरथ किए हजार, दामाद सेवा ना किया तो ये सब है बेकार। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। इसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और तीनों नेताओं के दामादों की तस्वीर मौजूद है। इस पोस्टर में भी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन निवेदक की जगह लिखा है नेशनल दामाद आयोग एनडीए। वहीं एक दूसरे पोस्टर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तस्वीर है, जिसमें चिराग पासवान अपने सीने को चीरकर पीएम मोदी की तस्वीर को दिखा रहे हैं। पोस्टर में यह भी लिखा है, इनके लिए बिहार फर्स्ट की जगह जीजाजी फर्स्ट है। कि अर्ज किया है, भाई साहब जरा गौर से सुनिएगा, अर्ज किया है कि भूलकर सभी विकास के वादों को, भूलकर सभी विकास के वादों को, हाँ, नेशनल दामाद आयोग की चर्चा चल रही, जरा गौर से सुनिए, भूलकर सभी विकास के वादों को वो कुर्सी पर बैठा रहे हैं, अपने अपने दामादों को बजाओ ताली।
राजनीति की इस खबर का कनेक्शन 1975 में आई हिंदी फिल्म दीवार से जुड़ा है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। लेकिन इसी फिल्म का एक सच ये भी है कि इस डायलॉग में मेरा बाप चोर है फिल्म का पूरा कथानक बदल दिया था। एक तरह से आप अंग्रेजी में कहें या क्रिकेट की भाषा में अगर इसे कहें तो फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। इस एक लाइन ने फिल्म के एक पात्र को इतना दुख दिया था कि उसने सारे समीकरण बदलते हुए सफलता को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। बहुत से लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दीवार में विजय ने जो कर दिखाया था, क्या वो बिहार की राजनीति में भी होगा? अब न्याय की सत्ता की बात करते हैं, जहां भारत के चीफ जस्टिस B.R. गवई ने एक बड़ी बात कही है। इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बुलडोजर जस्टिस का जिक्र किया और ये कहा कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। सामाजिक आर्थिक न्याय देने में संविधान की भूमिका, भारत के 75 सालों के अनुभव नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है और सरकारें जज और जूरी नहीं बन सकती। उन्होंने आगे अपनी बात में यह भी जोड़ा कि घर बनाना लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा एक पहलू है। ये बरसों की मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का फल होता है। इसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये स्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक है, एक परिवार या व्यक्ति की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक है। दरअसल CJI सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 में दिए गए फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से ना गिराने का आदेश दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के एक्शन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। CJI B.R. गवई ने यह भी कहा कि भारत का संविधान सिर्फ शासन के लिए एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी बयान है। बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।